नमस्कार। इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। दिवाली के बाद दूसरे दिन यानी कि बुधवार 22 अक्टूबर को भी दिल्ली एनसीआर की हवा में जहर घुला रहा और आसमान में धुंध छाई रही, जिससे कि वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है। अगर हम बात करें केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की, तो इनके अनुसार बुधवार सुबह दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI 345 दर्ज किया गया है, जो कि बेहद खराब श्रेणी में आता है। वहीं कुछ स्रोतों के अनुसार मंगलवार दिवाली के एक दिन बाद दिल्ली का औसत AQI 351 यानी जो कि बहुत खराब की श्रेणी में आता है, ये रहा है। अधिकांश निगरानी केंद्रों में AQI की अगर हम बात करें तो ये 300 से 400 के बीच रहा है, जो कि बेहद खराब की श्रेणी में आता है। तो वहीं कुछ स्थान जैसे कि बवाना, वजीरपुर, राजनगर एक्सटेंशन जो कि गाजियाबाद में है, यहाँ पर 401 से ऊपर AQI रहा है, जो बहुत ज़्यादा गंभीर श्रेणी में आता है, यानी कि सीवियर माना जाता है। तो देखिए, दिल्ली में अगर हम बात करें PM की, जो कि 2.5 इस वक्त दर्ज किया गया है, तो ये काफ़ी ऊंचा स्तर है और ये रिकॉर्ड किया गया है, जो प्रदूषण की गंभीर स्थिति को दर्शाता है। वहीं दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI बढ़ने के कई कारण भी है। खासकर अक्टूबर से फरवरी के महीनों में AQI में बढ़ोतरी देखी जाती है। तो इन कारणों को मुख्य रूप से स्थानीय दिल्ली के अंदर के और क्षेत्र यानी कि आसपास के राज्यों के कारकों में बांटा जाता है। यानी कि ये दो तरह के कारण हो सकते हैं, एक तो खुद दिल्ली से जुड़े हुए, दूसरा जो दिल्ली के आसपास के इलाके हैं वहां से जुड़े हुए। अगर हम बात करते हैं प्रमुख कारणों की, तो समझना होगा हमें कि आखिर कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से दिल्ली में AQI बढ़ता चला जाता है। तो इसमें पहला कारण हो सकता है मौसमी और भौगोलिक कारण, यानी कि जो सीजनल और ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं वो बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। इसमें अगर हम देखें तो ठंडा मौसम और शांत हवाएं, यानी कि जैसे ही ये अक्टूबर का महीना शुरू होता है तो मौसम ठंडा हो जाता है, हवाएं थोड़ी हमें शांत प्रतीत होती हैं और सर्दियों की शुरुआत इस दौरान होती है, यानी कि तापमान कम होने लगता है और हवा की जो गति है वो भी धीमी हो जाती है। इसके कारक प्रदूषण कण जैसे कि PM 2.5 और PM 10 हवा में ऊपर उठकर फैल नहीं पाते और जमीन के करीब ही एक परत बना लेते हैं, जैसे कि स्मॉग, यानी कि इसे धुंध कहा जाता है और ये क्योंकि स्मोक के साथ फॉग मिली होती है इसलिए इसे स्मॉग कहा जाता है। वहीं अगले कारण की अगर हम बात करें तो ये होता है टेम्परेचर इन्वर्जन, यानी कि ठंडी हवा के ऊपर गर्म हवा की परत जब बन जाती है तो प्रदूषकों को शहर के वातावरण में फंसा लेती है, यानी कि इससे प्रदूषण का जो स्तर है वो काफी बढ़ जाता है। वहीं अगर हम बात करते हैं क्षेत्रीय हवाओं की, तो इनका रुख भी बहुत मायने रखता है। उत्तर पश्चिमी हवाएं अपने साथ पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों से प्रदूषक लाती हैं और ये भी वजह बनते हैं प्रदूषण फैलने के। तो यहाँ पर देखिए, क्षेत्रीय प्रदूषण के स्रोत क्या है ये भी हम समझने की कोशिश करते हैं। इसमें जो पहला फैक्टर है वो है पराली का जलाना। वहीं पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान धान की कटाई के बाद खेतों में फसल, यानी कि जिसे कि पराली कहते हैं, ये फसल के अवशेष होते हैं, इन्हें जलाते हैं क्योंकि उन्हें नई फसल लगानी होती है। इसलिए जो पुरानी फसलों के अवशेष बच जाते हैं, जिसे कि पराली कहा जाता है, उन्हें जलाने का सिलसिला शुरू हो जाता है यहाँ पर और इससे निकलने वाला जहरीला धुआं हवा के साथ साथ दिल्ली NCR तक पहुँचता है और प्रदूषण में एक बहुत बड़ा योगदान देता है। वहीं देख ले, अगर हम बात करें अगले कारण की, तो इसमें स्थानीय प्रदूषण के स्रोत भी बहुत मायने रखते हैं। इसमें अगर हम समझे तो वाहनों का धुआं सबसे पहले नंबर पर आता है, यानी कि जो व्हीकल्स होते हैं उनमें से जो एमिशंस होता है वो एक बड़ा फैक्टर होता है प्रदूषण का। दिल्ली NCR में वाहनों की बहुत बड़ी संख्या है। पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहन, खासकर पुराने और भारी वाहनों से निकलने वाला धुआं, जो कि नाइट्रोजन ऑक्साइड और सूक्ष्म कण होते हैं, तो साल भर प्रदूषण का एक प्रमुख कारण यहाँ पर होता है। यानी कि ये जो प्रदूषण का जो कारक है वो यहाँ का जो व्हीकल है जिससे कि नाइट्रोजन ऑक्साइड और सूक्ष्म कण निकलते हैं, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं क्योंकि व्हीकल बहुत ज़्यादा तादाद में है। इसलिए जब ये व्हीकल सड़कों पर आते हैं, जिसमें हैवी व्हीकल्स भी हम इंक्लूड कर लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैलने का एक बड़ी वजह ये बन जाते हैं। वही अगर हम बात करते हैं औद्योगिक उत्सर्जन की, यानी कि इंडस्ट्रीज से जो एमिशंस हो रहे हैं, इंडस्ट्रीज की वजह से जो पॉल्यूशन होता है वो भी एक बड़ी वजह होता है। दिल्ली NCR के आसपास काफ़ी औद्योगिक क्षेत्र है और यहाँ से निकलने वाला धुआं और जहरीला पदार्थ हवा को प्रदूषित करता है। कुछ ऐसी फैक्ट्रीज है जो कि इस तरह का स्मोक निकालती हैं जो कि बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है, तो ये भी एक बड़ी वजह होती है। प्रतिबंधित ईंधनों का उपयोग भी एक समस्या है, यानी कुछ ऐसे ईंधन जिनको प्रतिबंध कर दिया है, बैन कर दिया है, वो भी चोरी छिपे कभी कभी
उपयोग होते हैं, जिसकी वजह से समस्या और विकराल हो जाती है। वहीं अगर हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन और डस्ट की, तो ये भी एक बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि हम देखते हैं कि ज़्यादातर जगहों पर कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, जिसकी वजह से जो धूल के कण हैं वो वातावरण को दूषित करते हैं। यानी सड़कों का निर्माण हो गया, इसमें इमारतों का निर्माण हो गया, या टूटी फूटी सड़क है, वहाँ से अगर कोई धूल उड़ रही है, कंस्ट्रक्शन डस्ट जिसे कहा जाता है, तो इसके पीएम की अगर हम बात करें तो 10 और पीएम 2.5 के स्तर को बढ़ा देती है। वहीं अगला कारण है कचरा जलाना, यानी कि कई बार ऐसा देखा जाता है लोग जो है वेस्ट को जलाना शुरू कर देते हैं जिससे कि साफ सफाई हो जाए, लेकिन उन्हें नहीं पता कि वायु प्रदूषण को कितना बढ़ावा दे रहे हैं। तो देखिए, खुले में हम अक्सर देखते हैं लोग कूड़ा और जो बायोमास है, बायोमास जैसे कि लकड़ी, गोबर के उपले, ये सब जलाते रहते हैं, और इसकी वजह से भारी मात्रा में धुआं निकलता है और जो प्रदूषक हैं वो हवा में मिल जाते हैं। तो ये भी एक बड़ी वजह बन जाता है। वहीं अगर हम अगले कारण की बात करें तो वो होते हैं पटाखे, यानी कि दिवाली के क्रैकर्स। दिवाली और अन्य त्योहारों के दौरान जलाए जाने वाले ये पटाखे जिनसे धुआं निकलता है, वो PM 2.5 कुछ ही घंटों में वायु गुणवत्ता को गंभीर या खतरनाक स्तर तक पहुंचा देता है, जैसा कि दिवाली के बाद अक्सर देखा जाता है। तो ये भी एक बड़ा कारण है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा चर्चा होती है वो होती है दिवाली के पटाखों की, कि इतने क्रैकर्स जो बर्स्ट किए जा रहे हैं उनकी वजह से प्रदूषण फैल गया। लेकिन बहुत अन्य कारण भी है, लेकिन एक साथ ये सभी कारण आते हैं और दिवाली आ जाती है और उसके बाद पटाखे बहुत ज़्यादा फूटते हैं, तो लोगों को लगता है कि दिवाली प्रमुख कारण है, जबकि ऐसा नहीं है। बाकी फैक्टर्स जिन पर हम चर्चा कर रहे हैं वो भी एक बड़ी जिम्मेदारी निभाते हैं प्रदूषण को बढ़ाने में। चलिए अब अगले कारणों की बात करते हैं। इनमें होगा घरेलू दहन, यानी कि डोमेस्टिक बर्निंग। सर्दियों में गरीबी के कारण लोग गर्माहट के लिए लकड़ी, कोयला या दूसरी चीज़ें भी जलाते हैं, क्योंकि मौसम इतना ठंडा हो जाता है। लोगों को सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होती है वो होती है कि इस मौसम में थोड़ी गर्माहट उन्हें मिल जाए, और ऐसे में उनके पास एक ही ऑप्शन बचता है, या तो वो लकड़ी जला लेते हैं, कोयला जला लेते हैं, दूसरी चीज़ें जलाते हैं, जिनसे कि प्रदूषण जो है बहुत ज़्यादा फैलता है, क्योंकि इन सभी वस्तुओं से धुआं बहुत ज़्यादा निकलता है। तो दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए बहुत काम हो चुके हैं। लगातार ये जो काम है वो अभी चलते हुए भी हमें दिखाई दे रहे हैं। इसमें अगर हम बात करें तो जिस तरह से व्हीकल्स पर कंट्रोल करने की बात हमने देखी, ऑड इवन सिस्टम शुरू किया गया, कई तरह की रणनीतियों पर काम किया गया, लेकिन ये कारगर साबित नहीं हो पा रही है। और ऐसे में अब ज़रूरी है कि यहाँ पर एक ऐसी रणनीति के तहत काम किया जाए जिससे कि आने वाले समय में जो प्रदूषण है वो ना बढ़े। इसके लिए क्या कुछ काम करना चाहिए? सरकार को एक तरह से एक रणनीति तैयार करनी पड़ेगी, इसमें एजेंसियां भी शामिल होंगी, आम नागरिक की भी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि सभी की भागीदारी के बिना ये काम संभव नहीं है। तो ऐसे में प्रदूषण को रोकने के लिए प्रमुख कदम और उपाय क्या कुछ हो सकते हैं, इन पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, क्षेत्रीय स्तर का जो उपाय है वो होता है पराली और भारी स्रोत। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, क्योंकि पराली जलाने से भी काफ़ी धुआं होता है, हालांकि हम देख रहे हैं लोगों में जागरूकता बढ़ रही है, तो पराली जलना थोड़ा कम हुआ है, लेकिन अभी भी जो वायु की गुणवत्ता है उसमें बेहतरी नहीं आई है, वो अच्छा नहीं हुआ है। तो जो पहला काम हमें करना है वो है पराली का जो प्रबंधन है उस पर हमें काम करना है, यानी कि देखना होगा कि पराली कम जले। वहीं ऐसे में पराली को अब कैसे निपटाया जाए, यानी कि जो प्लांट के अवशेष बचे हैं वो तो सभी को जलाने हैं या उन्हें डिकम्पोज तो करना ही है, क्या हो सकता है? ऑल्टरनेटिव है, इसमें मशीनरी का आप उपयोग कर सकते हैं, यानी किसानों को जो फसल अवशेष यानी पराली जलानी होती है उन्हें खेतों में ना जलाए, उनमें आग ना लगाए, बल्कि इसमें ये किया जा सकता है कि सीड ड्रिल या हैप्पी सीडर जैसी मशीनें सब्सिडी पर उपलब्ध कराई जा सकती हैं। और ये काम जो है वो सरकार को करना पड़ेगा, क्योंकि अक्सर जब किसानों से बात की जाती है पराली जलाने को लेकर, तो वो सबसे बड़ी जो परेशानी हो यही बताते हैं कि मशीनें काफ़ी महंगी हैं, बहुत मॉडर्नाइज मशीनें हैं और इनका इस्तेमाल गरीब किसान नहीं कर सकते हैं। इसमें सरकार को रोल कैसे प्ले करना ये समझिए, ऐसी मशीनों पर सब्सिडी देनी होगी जिससे कि जो गरीब किसान है वो भी इनका लाभ उठा पाए, या फिर कहीं इन्हें फ्री भी कर देना होगा। इसके अलावा जो वैकल्पिक उपयोग है उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं, यानी पराली को उद्योगों जैसे कि बिजली उत्पादन हो गया, पैकेजिंग हो गया, इनमें हमें एक सोच ये निर्धारित करनी होगी कि कैसे हम पराली का इस्तेमाल दूसरे कामों में कर सकते हैं। यानी कि इसके लिए भी हमें एक ऑप्शन ये तलाशनी होगी, कोई एक ऐसा बाजार या कोई जो सप्लाई चेन है वो विकसित की जाए जिससे कि पराली का यूज़ हो सके। वहीं जो किसान हैं वो पराली ना जलाएं, उनके लिए हमें एजुकेट करना होगा, उन्हें कुछ अगर हो सके तो इंसेंटिव देना होगा, यानी हमें उन्हें कन्विंस करना होगा कि अगर वो पराली नहीं जलाते हैं तो हम उन्हें किस तरह से फ़ायदा दे सकते हैं। ये सरकार का रोल रहेगा कि अगर कोई पराली नहीं जला रहा है तो हमें इंसेंटिव के तौर पर हम उन्हें प्रोत्साहित कर सकते हैं। वहीं अगर बात करते हैं ग्रैप की,
तो वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी कि CAQM और ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी कि ग्रैप के तहत कठोर प्रतिबंधों को प्रभावी ढंग से लागू करना भी एक बड़ा काम हो सकता है। खासकर बेहद खराब या गंभीर श्रेणी में जब AQI पहुंचता है तो ग्रैप को लागू करना चाहिए, लेकिन कड़ाई से। इसमें कोई भी नियम की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। वहीं देखिए, स्थानीय स्तर पर अगर हम उपायों की बात करते हैं तो दिल्ली के अंदर ही हम किस तरह से पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं, इस पर भी जरा हम चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो काम किया जा सकता है वो है वाहन प्रदूषण नियंत्रण, यानी कि सार्वजनिक परिवहन को हमें ज़्यादा बढ़ावा देना होगा। ये हमेशा के लिए नहीं होगा, ये उस समय के लिए होगा जब हम देखेंगे कि AQI का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है। और इसलिए सभी की भागीदारी का जिक्र हम कर रहे हैं कि इसमें सरकार का भी हमें सहयोग चाहिए, आम जन का भी हमें सहयोग चाहिए। जो नागरिक है उन्हें थोड़ा सा एक तरह से उन्हें अनईजी होगा कि वो कैसे जो अपना प्राइवेट वाहन यूज़ करते हैं सार्वजनिक वाहनों में चले, लेकिन यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि एक अच्छा वातावरण रहे और पर्यावरण स्वच्छ रहे तो थोड़ा सा हमें भी भागीदारी अपनी देनी होगी। तो इसमें जो सार्वजनिक परिवहन है उनको बढ़ावा देना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें मेट्रो हो गई, इलेक्ट्रिक बसें हो गई और अन्य सार्वजनिक परिवहन जो हैं उनका विस्तार ज़रूरी है और उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाना भी ज़रूरी है ताकि लोग जो है निजी वाहनों का उपयोग कम करें। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है जिसमें सरकार अगर ऐसे वाहनों की बढ़ा दे और एक तरह से फ्रीक्वेंसी को ज़्यादा कर दे तो इसमें लोगों को बहुत फ़ायदा होने जा रहा है, यानी कि वो जो है पब्लिक वाहन का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं दूसरा फैक्टर हो सकता है इलेक्ट्रिक वाहनों को ज़्यादा बढ़ावा देना, यानी कि जो EV होते हैं उन पर सब्सिडी देना। ऐसे वाहन जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं उन पर ज़्यादा सब्सिडी देनी ज़रूरी हो जाएगी अब, क्योंकि जिससे कि लोग ज़्यादा प्रमोट कर सके EV को और उनके लिए जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ाना भी एक बहुत बड़ा काम है। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि जो व्हीकल्स हैं उन्हें चार्ज कैसे किया जाएगा, तो उस पर भी थोड़ा काम करना होगा सरकार को। और जो पुराने पेट्रोल डीजल वाहन हैं उन पर सख्ती से प्रतिबंध लगाना भी इसमें एक बड़ा काम हो सकता है। लेकिन जब ऑप्शन मिले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की उसके बाद ये संभव हो पाएगा। दूसरी अगर हम बात करते हैं कड़े उत्सर्जन मानक जो होते हैं उन पर भी काम करना ज़रूरी है, यानी वाहनों के लिए BS6 और भारत में जिस तरह से स्टेज 6 है, जैसे कड़े उत्सर्जन मानकों को सख्ती से लागू करना इसमें शामिल होता है। वहीं PUC यानी पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल का जो प्रमाण पत्र है उसकी जाँच को बढ़ा देना भी एक इसमें भूमिका निभा सकता है। वहीं ट्रैफिक प्रबंधन की बात कर लेते हैं, स्मूथ ट्रैफिक फ्लो सुनिश्चित करना ताकि जो खड़े रहने वाले जो वाहन हैं और उनसे प्रदूषण जो होता है वो कम किया जा सके। वहीं अगर हम बात करें औद्योगिक और कचरा नियंत्रण की तो उसमें भी एक बड़ा काम करना ज़रूरी है। प्रदूषणकारी जो उद्योग है उन पर प्रतिबंध लगाना ज़रूरी है। दिल्ली में बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को बंद करना या उन्हें साफ सुथरी तकनीक अपनाने के लिए मजबूर करना, ये भी एक काम हो सकता है जिसके चलते जो पॉल्यूशन है उस पर रोक लगाई जा सकती है। ईंधन का उपयोग जो है उसको भी हम समझते हैं कि किस तरह से ईंधन के उपयोग पर भी काम किया जा सकता है। उद्योगों और हीटिंग के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्वच्छ ईंधन जैसे कि PNG के उपयोग को ही सुनिश्चित करना चाहिए और कोयले जैसे प्रदूषक ईंधनों के उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा देना चाहिए। वहीं अगर हम बात करते हैं खुले में कचरा जलाने की जो परंपरा है उस पर भी थोड़ी रोक लगनी चाहिए। खुले में कूड़ा जलाने वालों पर भारी जुर्माना लगाना चाहिए और जो कचरा प्रबंधन है यानी कि वेस्ट मैनेजमेंट उसमें सुधार की आवश्यकता है, उस पर ध्यान देना चाहिए। वहीं अगर हम बात करें कंस्ट्रक्शन की, धूल नियंत्रण की, तो इसमें कुछ उपाय किए जा सकते हैं, जैसे धूल विरोधी उपाय हो सकते हैं, यानी निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण के लिए जाल जो नेट्स होते हैं वो लगाए जाए और एंटी स्मॉग गन का इस्तेमाल किया जा सकता है। लगातार पानी का छिड़काव यहाँ पर ज़रूरी होना चाहिए। वहीं टूटी सड़कों की जब मरम्मत होती है तो उन पर किस तरह से ध्यान दिया जाए, ये भी एक प्रायोरिटी रहनी चाहिए। सड़कों की नियमित रूप से मशीन से सफाई करना ज़रूरी हो जाता है और जो टूटी सड़कें हैं उन्हें जल्द से जल्द मरम्मत करें। देखिए, अगर सड़कों की सफाई मशीन से होगी, जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उनमें कमी देखी जाएगी और जो टूटी सड़कें हैं अगर वो बहुत दिनों तक रिपेयर नहीं होती है, मरम्मत उनकी नहीं होती, तो बहुत ज़्यादा डस्ट उनमें जमा होता है जिसके चलते ये पर्यावरण के लिए नुकसानदेह होता है। वहीं इसमें हमें ये भी समझना होगा कि किसी एक का काम नहीं है, हम सबको अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, इसलिए व्यक्तिगत और जन भागीदारी के उपाय भी हमें सोचने होंगे। तो व्यक्तिगत वाहन का कम उपयोग इसमें होना चाहिए। छोटी दूरी के लिए अगर आप पैदल चले तो बहुत अच्छा होगा। साइकिल का उपयोग कर ले अगर पैदल नहीं चल सकते हैं, या फिर कार पूलिंग को बढ़ावा देना चाहिए। ये भी एक तरीका है कि आप अपने पर्यावरण को स्वच्छ रख सकते हैं। वहीं जो अगली बात है वो कुछ ऐसी है, पटाखों से परहेज करना चाहिए आपको। हालांकि खुशी में हर कोई चाहता है कि वो पटाखे जलाए, लेकिन थोड़ा सा अपने वातावरण को ध्यान में रखते हुए इनका इस्तेमाल थोड़ा कम कर दीजिए। यानी दिवाली और अन्य अवसरों पर जब पटाखे चलाए जाते हैं
तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखें कि जो पर्यावरण के लिए सही है, जैसे ग्रीन पटाखों की बात की जाती है, तो उनका उपयोग करें और निर्धारित समय का सख्ती से पालन ज़रूर करें। कई बार ऐसा होता है कि दिवाली पर जो टाइमलाइन दी जाती है कि आपको इस समय तक पटाखे फोड़ने हैं, तो उसको भी लोग क्रॉस कर जाते हैं क्योंकि त्यौहार है। ऐसे में लोगों की सेंटिमेंट्स हाई होते हैं, उन्हें लगता है कि ये साल भर का एक त्यौहार है, थोड़े से पटाखे और फोड़ लें, लेकिन यहाँ पर थोड़े से अपने मन को समझाएं और अपने पर्यावरण के लिए भी चिंता करें। वहीं अगला काम क्या हो सकता है पर्यावरण को अच्छा बनाने के लिए? देखिए, पौधे लगाना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाकर ग्रीन कवर आप बढ़ा सकते हैं और इससे प्रदूषण पर नियंत्रण ज़रूर होगा। वहीं और भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि जागरूकता ज़रूर होनी चाहिए। लोगों को ये ज़रूर पता होना चाहिए कैसे हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं, हरा भरा बना सकते हैं, और अपने आसपास के लोगों को हमें समझाना होगा कि प्रदूषण के जो दुष्प्रभाव हैं वो किस तरह से हमारी सेहत के लिए हानिकारक हो जाते हैं, और इसमें सरकार को भी पहल करनी होगी। और अगर हम लोग लगातार जब अपने दोस्तों के साथ बात करते हैं तो पर्यावरण पर भी चर्चा करनी चाहिए, कैसे पर्यावरण को बेहतर बनाया जा सकता है। वहीं प्रदूषण की जानकारी भी हमें होनी चाहिए, यानी AQI का जो स्तर है अगर ज़्यादा होता है तो उस दौरान हमें बाहर निकलने से बचना होगा या फिर मास्क पहनना होगा। बच्चों और बुजुर्गों का खास ध्यान रखना होगा, हो सके तो उन्हें घर के अंदर ही रखें क्योंकि इससे बीमारियां भी होती हैं। और अगर ये सभी उपाय हम अपनाते हैं, सरकारी नियमों के कठोर क्रियान्वयन और आधुनिक तकनीक का अगर हम उपयोग करते हैं और आम जनता का सहयोग भी अगर मिल जाता है, तो इन सभी नियमों को बहुत ही प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकता है। तो इसमें हम सबको एक बड़ी जिम्मेदारी निभानी होगी, इसलिए हम कह सकते हैं कि हम अपने आप को तो सुरक्षित रखेंगे ही और हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी एक स्वच्छ वातावरण देंगे। आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए।